दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर में। और मैं अशोक मीना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैंने कि आपको बताया था कल कि आज से हम लोग नीट लेवल का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और नीट लेवल का बायोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। नीट का जो सिलेबस है उसके बारे में जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। नीट एग्जाम जो है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन रहते हैं और 90 क्वेश्चन अकेले बायो के रहते हैं। 90 इंटू 4 करें तो 360 मार्क्स का अकेला आपका बायो रहता है, तो एक हाई वेटेज कवर करता है। हमेशा ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन बायो करवाता है, रैंक भले आपको फिजिक्स दिलाता है। ठीक है, रैंक जो है अगर आपको अच्छी लानी है तो फिजिक्स आपको अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन अगर सेलेक्ट होना है तो आपको 360 नंबर पे पकड़ बनानी है। और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब 360 में से 340 350 तक ला सकते हैं। 360 में से 360 भी लाएं, उनकी बात नहीं करेंगे। खैर, नॉर्मली हम एक एवरेज स्टूडेंट को मान के चलें तो भी आप 330 340 345 तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बायो के अपन अपने सब्जेक्ट की अगर बात करें तो बायो में आपके टोटल 16 चैप्टर हैं 12th में और 22 चैप्टर हैं 11th में। कुछ चैप्टर हट गए हैं या जुड़ गए हैं, जुड़े तो कुछ भी नहीं है। कुछ चैप्टर अगर हटे हैं तो आपका सिलेबस जो है 11th का और 12th के कुछ चैप्टर्स कम हो गए होंगे, बट मैं सारे चैप्टर्स लेके चलूंगा क्योंकि नीट में कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है, तो नीट के हिसाब से अगर बात करें तो 11th में आपके 22 चैप्टर्स हैं और 12th में आपके 16 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 38 चैप्टर्स आपके हैं जो हमें कंप्लीट करना है नीट 2024 एग्जाम से पहले। ठीक है बच्चों, एक चीज याद रखना, इस चैनल पे ऑलरेडी मैंने 11th और 12th के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, लेकिन आप उन वीडियो को देखेंगे, आप उनका थंबनेल देखें या उन वीडियो को भी स्टार्ट करके देखेंगे तो कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि ये नीट का वीडियो है या ये पर्टिकुलर इस एग्जाम का वीडियो है। मैंने हमेशा साफ साफ उसमें ये बोला है कि 11th क्लास स्टूडेंट बायोलॉजी का ये वीडियो है, 12th क्लास बायोलॉजी का ये वीडियो है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में या ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर डे 1 वीडियो की जो सीरीज है, इसमें नीट पे फोकस्ड है ये एग्जाम। ठीक है, तो नीट की वीडियो क्या अलग हैं? क्या 11 12 के सिलेबस से अलग होता है नीट का सिलेबस? नहीं, 11 12 का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी हमें करनी है पूरी अच्छे से। ठीक है, नीट का लेवल थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं ये मैं 11 12 आपके एनसीईआरटी जो है उससे थोड़ा हाई लेवल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है पूरी एनसीईआरटी इंक्लूड होगी। इसके अलावा कोई भी आपको रेफरेंस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी रेफरेंस बुक है, भले वो ट्रूमैन हो या प्रदीप हो या जो भी है, मतलब वो सारी मैं पढ़ता रहता हूं, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर ही बात। आपको बस ये करना है कि रोज का जो एक वीडियो मैं अपलोड करता हूं उसको देखिए। ठीक है, उसको ढंग से समझिए, उसको ढंग से मतलब पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बार बार देखें उस वीडियो को, अच्छे से उसको ढंग से आप कंसेप्ट को ग्रैस्प कर लें। ठीक है, अगले दिन जो वीडियो में डालूं उससे पहले आपका पिछले वीडियो का कंटेंट पूरा याद होना चाहिए आपको। इतना आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी चमत्कार नहीं है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टीचर भी आपको पढ़ाए तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो करना क्या है बच्चों, एक प्रॉमिस बस आपको करना है, कमेंट में लिख के बताना। ये प्रॉमिस आपको ये करना है कि आज जो वीडियो डाला वो पेंडिंग नहीं होना चाहिए कल पे। ठीक है, डेली मैं कंसिस्टेंसी अपनी तरफ से मेंटेन कर रहा हूं पूरी, तो आपको भी कंसिस्टेंट रहना है। जो आज वीडियो डाला मैंने, जो आज मैंने पढ़ाया उसको आज ही आपको याद करके सुना है। ठीक है, क्लियर ही बात। रही बात नोट्स की, तो नोट्स आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में या चैनल के अबाउट सेक्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उसको नॉमिनल प्राइस में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे कुछ प्रॉब्लम है, डाउनलोड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है फाइनेंशियली, तो वो जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ उससे भी साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे नोट्स से ही मैं पढ़ा रहा हूँ जो ऑलरेडी बहुत डिटेल में है। ठीक है, क्लियर ही बात। पहला वीडियो है, शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कुछ चीजें मुझे लगता है मुझे आपको क्लियरली बता देनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो जो है डेली का डेली आपको पढ़ना है, अगले दिन पे पेंडिंग नहीं करना। ठीक है, दूसरी बात है हर दिन वीडियो आएगा, संडे को भी वीडियो आएगा। ठीक है, वीडियो का जो ड्यूरेशन है 30 मिनट मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम जो है 45 मिनट 1 आवर तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन
मतलब कौन सा चैप्टर है, और आपसे बीच बीच में मैं पूछता रहूंगा, ठीक है। अब तक इस चैनल को मैंने चलाया अपने तरीके से, अब इस चैनल को आप तक चलाएंगे, आप जो स्टूडेंट हैं आप इस चैनल को चलाएंगे, ठीक है। कैसे? हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, उससे थोड़ा सा पहले, जैसे मान लीजिए 2-3 दिन में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो उससे थोड़ा पहले मैं आपको कम्युनिटी पोल डालूंगा और उसमें पूछूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है। जैसे मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोल डाला था और पूछा था आपसे कि आपको कौन सा पहला चैप्टर पढ़ना है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो पोल आया है वो आया है 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरे चैप्टर्स पे भी वोटिंग हुई है लेकिन उन पे कंपैरेटिवली कम वोट्स हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा ये फंडा है मेरा कि जिस पे ज्यादा वोटिंग होगी उसी चैप्टर को मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो आप वोटिंग करते रहें, और अगर चैप्टर का नाम मैंने आपको ऑप्शंस में नहीं दिया है तो आप चैप्टर का नाम कमेंट में भी लिख सकते हैं कि सर हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा स्टूडेंट जिसके साथ होंगे जिस चैप्टर के साथ, वही हम शुरू कर देंगे। हर चैप्टर को बेस्ट तरीके से, अपना बेस्ट लेवल पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, सिंपल से सिंपल तरीके से, कि आपको समझ में आए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है आप कमेंट करिएगा। देखो, 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक तो फालतू के कमेंट होते हैं, उन पर मैं वैसे ध्यान नहीं देता। जो आपके जेन्युइन कमेंट आएंगे उन पे मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, और जो भी चीज़ें मतलब कुछ कमी है अगर, तो उसको मैं डे बाय डे इंप्रूव करता जाऊंगा। जैसे आप अपनी पढ़ाई को इंप्रूव करते जाएंगे, वैसे मैं अपनी वीडियो क्वालिटी और टीचिंग स्किल जो है और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको धीरे धीरे इंप्रूव करता जाऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ें होंगी, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसकी सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 12th क्लास बायोलॉजी में बात करें तो टोटल 16 चैप्टर हैं और 5 यूनिट में डिवाइडेड है ये, ठीक है। पहला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। देखो, मैक्सिमम जो सीबीएसई स्टूडेंट, तो एनसीईआरटी फॉलो होता ही है। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इसमें जो बोर्ड है, इनका जो स्टेट बोर्ड रहता है उसमें भी एनसीईआरटी ही फॉलो होता है। तो मैक्सिमम स्कूल्स में एनसीईआरटी फॉलो होता है, तो इसीलिए आपके चैप्टर भी यही होंगे सेम, ठीक है। तो 12th क्लास बायोलॉजी में 5 यूनिट हैं। पहला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। रिप्रोडक्शन यूनिट का नाम है, उसमें 4 चैप्टर हैं। उसके बाद जेनेटिक्स है जिसमें 3 चैप्टर हैं। उसके बाद आपका डिजीज है, उसमें 3 चैप्टर हैं। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 2 चैप्टर हैं। और लास्ट है इकोलॉजी, जिसमें 4 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन में ये पूरे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। पहला जो यूनिट है रिप्रोडक्शन, उसमें 4 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकंड जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और फोर्थ जो चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चारों हम करेंगे, ठीक है। क्लियर ये बात? सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्लियर ये बात? चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखो नीट 2024, नीट 2024 की बायोलॉजी हम कर रहे हैं। बायोलॉजी पूरी डिटेल में करेंगे, पूरी जूलॉजी और पूरी बॉटनी, ठीक है। तो इसमें जो पहला चैप्टर अपन ने शुरू किया है बच्चों, वो कौन सी क्लास का किया है? 12th क्लास। 12th क्लास की बायोलॉजी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और 12th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 हम लोग शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1, कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। क्लियर ही बात? अब ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा टिका हुआ एक प्रोसेस पे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद इस चीज में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो टॉपिक्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से पढ़ेंगे हम। देखो, कोई भी आप चैप्टर पढ़ो ना, तो उसके टॉपिक्स आपको क्लियर होने चाहिए कि क्या सीक्वेंस है।
अगर ये आपको क्लियर हो गया तो झट से आपको याद आ जाएगा चैप्टर पूरा कहां पे क्या था, ठीक है। दूसरी बात, आपको इससे ये भी फायदा होता है कि रिवाइज करते टाइम आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उस स्टार्टिंग में उसका फ्लो चार्ट, पूरा कंटेंट पूरा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि ये इस चैप्टर में चीजें हैं, ये अपन को पढ़नी है, ठीक है। चीजें वही हैं जो 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज को थोड़ा सा डीप में लेके चलेंगे अब, ठीक है। अच्छा, नीट स्टूडेंट्स के अलावा जो स्टूडेंट 11th और 12th क्लास में हैं और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, या जो सिंपल 11th और 12th क्लास की बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो मैं कवर करूंगा, बल्कि मैं एक्स्ट्रा और बता रहा हूं आपको, तो उनके लिए भी ये बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो टॉपिक बच्चों इसमें कौन कौन से क्लियर करने वाले हैं, और स्पेशल थैंक्स है कुछ स्टेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोस देखते हैं। मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था, तो बिहार के जो स्टूडेंट हैं, इसके अलावा ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट हुए, इसके अलावा यूपी के स्टूडेंट हुए, राजस्थान के स्टूडेंट हुए, दिल्ली के स्टूडेंट हुए, और भी स्टूडेंट्स देखते हैं और भी स्टेट्स के, लेकिन ये 5 स्टेट्स हैं जो मेरे वीडियो सबसे ज़्यादा देखते हैं। स्पेशली मैक्सिमम बिहार के बच्चे वीडियो देखते हैं, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, ठीक है। चलिए देखो, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में टॉपिक्स आपको बच्चों क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात अपन इसमें पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, इसे थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई सारी चीजें आती हैं, अब इसमें कई सारी चीजें आएंगी, ठीक है। जैसे इसमें पहला प्रोसेस आ जाएगा बडिंग, तो बडिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें सेकंड प्रोसेस आ जाएगा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। इसमें थर्ड स्टेप आ जाएगा स्पोरुलेशन, ठीक है। फोर्थ स्टेप इसमें आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसके बाद इसमें और पढ़ेंगे हम रीजनरेशन, क्या पढ़ेंगे, रीजनरेशन, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। ये आपकी थर्ड स्टेप हुआ। इसके बाद इस चैप्टर में क्या चीजें बचती हैं, फोर्थ, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें कुछ चीजें आपको पढ़नी है, जैसे कि पहला पढ़ना है आपको जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। सेकंड पढ़ना है आपको रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव फेज। तीसरा पढ़ना है आपको जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड एजिंग, एजिंग और सेनिसेंट, सेनिसेंट फेज, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें पहली चीज आप पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। आपके शहर में टेम्परेचर कितना हो रखा है भाई, हमारे यहाँ तो टेम्परेचर राजस्थान में नियरली 45 के आसपास पहुंच गया है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है।
अभी भी गर्मी लग रही है, एसी चला रखा है फिर भी, ठीक है। तो आप बताना कमेंट करके आपके शहर में कितना टेम्परेचर हो रखा है अभी, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसके बाद है फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट, और तीसरा है इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। ये चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। मैं साइड हटता हूं, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसको डिटेल में पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए अब इधर आ जाओ, ठीक है। अब देखो, ये पहला चैप्टर है अपना 12th क्लास का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कोई भी लिविंग है, बायो पढ़ रहे हैं तो लिविंग के में ही रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, अब इसमें तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, ठीक है। ये बातें खैर मैं 11th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर उसमें बताऊंगा। इस चैप्टर के बाद वोटिंग करवाऊंगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो आप जो भी बताएंगे वो पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो किसमें, लिविंग में ही रिप्रोडक्शन होता है। अब लिविंग नॉन लिविंग क्या होता है, 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हम अपन जानेंगे वापस से एक बार, ठीक है। अभी आप ये माने कि रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है। सबसे पहले बात, ये चैप्टर में ये कंटेंट है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब क्या, कॉपी क्रिएट करना, ठीक है। जैसे हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एरोजॉल्स कहते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं। तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स, हवा, ये पानी के जो हवा में मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो टूटते रहते हैं, तो नए बन रहे हैं वो, ठीक है। या एक तरीके से बात करें, क्लाउड्स जो रहते हैं, क्लाउड्स में भी क्या होता है, बम्बार्डमेंट होता है तो क्लाउड्स टूट जाते हैं, ठीक है। तो क्या वो रिप्रोडक्शन है, नहीं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो प्रोसेस है जिसमें वो नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज अ फिनोमिनॉन ऑफ लिविंग इन विच ही और शी तो शी प्रोड्यूस न्यू वन, ठीक है। मतलब जो मादा है, इसका अपवाद भी है, खैर एक मेल भी ऐसा है एक जो लिविंग को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। अभी सिर्फ ये ध्यान रखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो फीमेल हैं वो रिप्रोडक्शन के थ्रू, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एक स्पीशी में निरंतर ऑर्गेनिजम्स का बनना, उसको अपन कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो, टॉपिक जो इसमें पढ़ने हैं अपन को, 5 टॉपिक में पूरा चैप्टर कंप्लीट है, लेकिन 5 टॉपिक एलिब्रेट करके पढ़ेंगे पूरा ढंग से, ठीक है। लाइफ स्पैन, सबसे पहले लाइफ स्पैन क्या होता है ये जानेंगे, कितनी लाइफ स्पैन होती है। एनसीईआरटी में आपकी लाइफ स्पैन दी, एनसीईआरटी पूरी रटी होनी चाहिए आपको, और एनसीईआरटी से ज्यादा आना चाहिए आपको, तब आप नीट के लायक हो, ठीक है। तो लाइफ स्पैन कितनी होती है, क्या होती है लाइफ स्पैन, और एक्स्ट्रा चीजें क्या है लाइफ स्पैन में, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ स्पैन क्या होता है, या लाइफ एवरेज लाइफ स्पैन क्या होती है, या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, ठीक है, या मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होती है। ये कुछ टर्म्स हैं जिन पे क्वेश्चन बने हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद लाइफ स्पैन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दी हुई एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कुछ भी दिया हुआ है, अगर एक कॉमा भी लगा हुआ है ना ऐसे, तो उसको भी अपन को याद करना है, समझना है, क्योंकि एनसीईआरटी से 90% पेपर आता है नीट का। बाकी जो 10% आता है वो एक्स्ट्रा में करवाऊंगा, उससे बनेगा, लेकिन 90% हूबहू एनसीईआरटी आती है पूरी, ठीक है। क्लियर ही बात, भले आप एम्स दो, नीट दो, जिपमर दो, कुछ भी दो, समझ में आ रही है बात। तो ढंग से आपको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में टोटल 14 जानवरों के बारे में, 14 एनिमल्स एंड प्लांट्स भी हैं उसमें, उनकी लाइफ स्पैन दी हुई है। उसमें से कुछ की दी हुई है, कुछ की नहीं दी हुई, तकरीबन 9 के शायद दी हुई है और 6 की नहीं दी हुई है, ठीक है। तो वो 14 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक दो एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, वो सारे आपको याद होने चाहिए, कि कुत्ते की लाइफ स्पैन कितनी होती है, ये आपके एलिफेंट की कितनी होती है, रोज की कितनी होती है, सारी बातें जो एनसीईआरटी में लिखा है भैया, भगवत गीता है एनसीईआरटी, वो तो याद करना ही करना है। उसके बाद अपना दिमाग और दौड़ाना है कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। अच्छा, चिल रह के पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन लेके नहीं पढ़ना, रोज का रोज पढ़ो, आराम से मस्त तरीके से सिलेक्शन होगा, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ना कि ये इतना सारा बर्डन बना लोगे फिर उसके बाद पढ़ाई मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो बर्डन नहीं बनाना है, रोज का रोज पढ़ते चलना है। सेकंड चीज अपन को रिप्रोडक्शन के बारे में समझनी है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, क्या इसके टाइप्स हैं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स किस केस में होता है, किस केस में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता, क्या रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, या एक ऑर्गेनिज्म से भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्या हमेशा गैमेट्स बनते ही हैं रिप्रोडक्शन में, क्या ऐसा भी हो सकता है कि बिना गैमेट के फ्यूज हुए भी रिप्रोडक्शन हो जाए। तो कई सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे कि बडिंग क्या होता है, किस में होता है बडिंग, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है,
स्पोरुलेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन में क्या फर्क होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये सारी बातें, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, तो वो कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है। वैसे ही डिटेल में आपका आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में सेकंड चैप्टर में है, और थर्ड चैप्टर में ह्यूमंस में डिटेल में, ठीक है। इस चैप्टर में ओवरव्यू दिया हुआ है आपको आने वाले 3 चैप्टर्स का, ठीक है। रिप्रोडक्शन यूनिट के जो 3 चैप्टर है ना, उनका ओवरव्यू है ये, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से समझते चलेंगे ताकि आपको आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना आए, ठीक है। सबसे पहले इसमें कुछ फेजेस होते हैं। जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज किसे बोलते हैं, किस फेज में ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। एजिंग क्यों होती है, ठीक है। डेथ क्यों होती है ऑर्गेनिज्म की, हमेशा अमर क्यों नहीं रहता ऑर्गेनिज्म, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कभी मरते ही नहीं है, डेथ नहीं होती उनके, अमर होते हैं वो, ये सारी बातें हमें इसमें पढ़नी है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले या उसके दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं। पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि तैयारी होती है रिप्रोडक्शन की, फिर रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के बाद भी कई सारी चीजें होती है, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के बाद के इवेंट जैसे कि एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का बनना या भ्रूण का बनना, ये सारी चीजें इसमें आएंगी, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती हैं सारी बातें, ठीक है। क्लियर ये बात। ये अपने टॉपिक्स हैं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब इनको मैं रब करता हूं, ठीक है, और उसके बाद आगे की चीजें अपन समझते हैं, ठीक है। देखो बढ़ते हैं। अब पहला अपना टॉपिक लेते हैं, क्या, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल, ठीक है। देखो लाइफ स्पैन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आया उसे एक दिन जाना है, गीता वाली बात है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, मान लो इसके यहां पे क्या हुआ, बर्थ हुआ। एक ऑर्गेनिज्म है ये, इस ऑर्गेनिज्म का नाम, मान लो नाम है टोटो। ये एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर है, ये टोटो नाम का एक लड़का है, ठीक है। इसका यहाँ पे बर्थ हुआ और इसकी डेथ हो गई यहाँ पे, डेथ, ठीक है। तो ये जो पीरियड है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। अब आप कहोगे सर बच्चों वाली बात है, इसमें क्या खास बताया, ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो इसकी डेथ ना नेचुरल होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती मार दिया टोटो को, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कॉकरोच है तो उसका नेचुरल बर्थ हुआ और नेचुरल डेथ हुई, ये नहीं कि आपने कुचल कैसे मार दिया या हिट से मार दिया, तो वो लाइफ स्पैन नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बर्थ से नेचुरल डेथ तक जो पीरियड रहता है वो लाइफ स्पैन होती है। एक एवरेज पीरियड होता है हर स्पीशी का, जैसे ह्यूमन की लाइफ स्पैन 60 टू 70 मानी जाती है, या आपके जो डॉग रहते हैं उनकी लाइफ स्पैन 15 टू 20 मानी जाती है, टाइगर की लाइफ स्पैन नियरली 15 टू 20 के आसपास ही मानी जाती है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। मतलब अमूमन उनके ऑर्गेनिज्म नेचुरली कितने टाइम जीते हैं वो उसका लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो बर्थ टू डेथ इज लाइफ स्पैन, ठीक है। क्लियर ये बात। अब इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा लिखने से पहले एक बात सुनो, लाइफ स्पैन जो है वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करती। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनो, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वेल मछली है तो वो 5,000 साल जिएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, माउस है मान लो, तो वो 1 साल ही जिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के साइज से लाइफ स्पैन का कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्रो जो होता है, क्रो एक बर्ड है, कौवा, उसकी जो लाइफ स्पैन होती है 15 साल तकरीबन होती है, ठीक है। लेकिन उसी साइज का एक बर्ड होता है जिसका नाम होता है पैरट, तोता, मिट्ठू, ठीक है। और उसकी लाइफ स्पैन 140 साल होती है। तो जमीन आसमान का फर्क है, साइज एक ही है लेकिन लाइफ स्पैन बहुत अलग है। समझ में आ रही है बात। टाइगर तो बहुत हैवी होता है हमसे, ठीक है, लेकिन 15 साल या उसके आसपास ही उसकी लाइफ स्पैन रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, 15 से 20 साल के बीच, ठीक है। लेकिन हमारी लाइफ स्पैन जो है बहुत ज़्यादा है, 60 टू 70 है एज कंपेयर टू टाइगर, ठीक है। तो साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लाइफ स्पैन जो है
आपके जीन्स के अंदर या उस आपके डीएनए में इनबिल्ट है, आपके जो फीचर्स हैं वो, ठीक है। तो उस हिसाब से लाइफ स्पैन डिसाइड होती है। जैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं, 25 साल में आप डॉग वगैरह को देखना, 2 साल में तो पूरा एडल्ट डॉग हो जाता है वो, ठीक है। छोटा सा पपी होता है और 2 साल में पूरा एडल्ट बन जाता है। तो उनकी लाइफ फेजेस तेज होती हैं एज कंपेयर टू अस। हमसे जो ज़्यादा जीते हैं, और जैसे कि बैनियन ट्री, ठीक है, या फिर टॉर्टॉइज, तो उनके लाइफ और धीरे धीरे चलेगी, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम है सबका, ठीक है। तो बर्थ से नेचुरल डेथ के बीच जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब इसमें इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखो, पीरियड फ्रॉम नेचुरल, बर्थ तो नेचुरल ही होता है, यहां नेचुरल नहीं आएगा। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ, period from birth to natural death of an organism is called लाइफ स्पैन। क्या कहलाता है वो, लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है। क्लियर ही बात। अच्छा, इसके बाद आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इस बात का, ठीक है। देखो, साइज की बात तो मैंने आपको बताई कि क्रो है, कौवा है और पैरट है। तो कौवा और पैरट साइज में लगभग सेम से ही है, लेकिन कौवा 15 साल ही जीता है, जबकि जो पैरट है आपका लगभग 140 साल जीता है, ठीक है। लगभग आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और इतना ही जीता है, ठीक है। अच्छा, पैरट को पैराकीट कहते हैं एक्चुअल में इंडिया में, ठीक है। पैरट इज नॉट अ करेक्ट टर्म, ठीक है। अच्छा, पैरट है ये और क्रो है, ये दो चीजें। अब इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड नहीं करती लाइफ स्पैन, ठीक है। देखो, जैसे पैरट है, ठीक है, पैरट कितना जी रहा है, 140 साल जी रहा है, ठीक है। और हम कितना जी रहे हैं, 60 से 70 साल जी रहे हैं। अगर हमारी फिजियोलॉजी देखें और पैरट की फिजियोलॉजी देखें, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का काम करने का तरीका, उसे फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी फिजियोलॉजी देखें और पैरट की फिजियोलॉजी देखें तो आप पाएंगे कि पैरट से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे सिस्टम्स, हमारी फिजियोलॉजी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ स्पेन क्या है, कम है, ठीक है। क्लियर है बात। तो कॉम्प्लेक्सिटी और साइज पे लाइफ स्पेन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। समझ में आई ये बात, ठीक। अब कुछ लाइफ स्पेन दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, वो मुझे बतानी है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मिटाता हूं मैं इसे। हाँ तो बच्चों, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं। अच्छा, एक और चीज मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में। चैप्टर आपको साथ साथ पढ़ते चलना है, ठीक है। और चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए तो संडे के दिन या जब भी आपको टाइम मिले, मतलब जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको लगाने हैं सारे, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, क्या कहा मैंने। कोई भी चैप्टर जब हमारे यहाँ पे कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको उस चैप्टर के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगा देने हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लगा सकते हैं, एमटीजी बायोलॉजी एट फिंगर टिप भी ले सकते हैं आप। इसके अलावा ट्रूमेंस की बुक्स भी आती है, दिनेश की बुक भी आती है। कोई भी बुक लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रहते हैं उसमें, कंसेप्ट तो है नहीं, कंसेप्ट आप यहाँ सीख रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप वहां से करते चलो, ठीक है। तो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए, आपसे सारे के सारे बनेंगे। अगर फिर भी एक आध नहीं बनता है तो मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब इसके बाद कुछ लाइफ स्पैन आपको याद करनी पड़ेगी जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पैन ऑफ सम organisms
समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो देखो कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन है, जैसे कि एक तो डॉग की दी हुई है, कुछ कुछ मुझे याद है तो मैं लिखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक पैरट की दी हुई है, इसके अलावा एक क्रो की दी हुई है, और क्या दी हुई है बताओ? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है। अच्छा, मगरमच्छ और घड़ियाल में क्या फर्क होता है, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्रोकोडाइल, डॉग, पैरट, क्रो, क्रोकोडाइल। राइस प्लांट, राइस प्लांट जो होता है, चावल, मेरे बिहार वाले प्यारे बच्चे ज़्यादा चावल खाते हैं, ठीक है। मैं भी चावल ज़्यादा खाता हूँ, मैं एक्सेप्शन हूँ। राजस्थान में मैं रहता हूँ, लेकिन राजस्थानी होने के बावजूद भी मैं चावल ज़्यादा खाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं छोटा था तो मेरी परवरिश जो है वेस्ट बंगाल और उस साइड ज़्यादा हुई है, दैट साइड, बंगाल और बिहार के साइड। तो उस वजह से बचपन में जो आदत पड़ी चावल खाने की, चावल और फिश खाने की, वो बरकरार है। तो चावल मैं खूब खाता हूँ, ठीक है। दाल बाटी भी खाता हूँ बट कम खाता हूँ एज कम्पेयर टू चावल, ठीक है। तो चावल ज़्यादा खाते हैं हमारे बिहार और यूपी वाले बच्चे, ठीक है। और अच्छा भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, रोटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है, ठीक है। डॉग, पैरट, क्रो, क्रोकोडाइल, राइस प्लांट, और क्या दिया हुआ है? और भी दिया हुआ है कहीं सारा, बैनियन ट्री, बैनियन ट्री, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आपका? डॉग, पैरेट, क्रो, क्रोकोडाइल, हॉर्स दिया हुआ है, एलिफेंट दिया हुआ है, टॉर्टोइज, टॉर्टोइज दिया हुआ है, 9। और क्या दिया हुआ है? हम्म मैंगो नहीं दिया हुआ है, मैंगो मेरी तरफ से लिखो आप, फलों का राजा है मैंगो, मैंगो ट्री, ठीक है। और एक और लिख लो, अम, ये पीपल, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? और क्या छूट गया है अपना? हाँ, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई भी दिया हुआ है ना, घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई का नाम क्या होता है, साइंटिफिक नेम? मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो अभी साइंटिफिक नेम को ज़्यादा याद ना करें, प्रॉब्लम करेगा नहीं तो, ठीक है। अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो समझते चले, मैं याद करवाऊंगा आपको सारे, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। ये याद नहीं होता तो हाउस फ्लाई लिखें आप सीधे, हाउस फ्लाई, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का उम्र हमको देखनी है। और क्या है इसके अलावा? फ्रूट फ्लाई भी है, अच्छा, रोज प्लांट भी है एक, रोज प्लांट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई में फ़र्क होता है, पता है ना? बटरफ्लाई खूबसूरत होती है और हाउस फ्लाई जो है वो बदसूरत होती है, बीमारियां करती है हाउस फ्लाई, ठीक है, घरेलू मक्खी जो रहती है। और क्या दिया हुआ है? और हॉर्स, क्रोकोडाइल हो गया, हॉर्स हो गया, और क्रोकोडाइल, हॉर्स, एलिफेंट, मैन की तो पता ही है आपको, मैन भी दिया हुआ है शायद, ह्यूमन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एक बार मैं देख लेता हूँ, डॉग, पैरट, क्रो, क्रोकोडाइल, राइस प्लांट, बनियन ट्री, हॉर्स, एलिफेंट, टॉर्टोइज, मैंगो, पीपल, हाउस फ्लाई पहले तो नहीं लिख दिया? नहीं, हाउस फ्लाई, ठीक है, रोज प्लांट, बटरफ्लाई, ह्यूमन, हाँ, बनाना, बनाना ट्री, ठीक है। 16 तो ये दिए हुए हैं, इसमें से 14 आपके बुक के हैं और 2 मैंने एक्स्ट्रा लिखवाए हैं, ये दोनों, ठीक है। तो इनकी उम्र आपको बिल्कुल रट लेनी है, ठीक है। डॉग की उम्र जो होती है वो लगभग 15 से 20 साल होती है, एनसीईआरटी में ज़्यादा दी हुई है, लेकिन लगभग आप 20 से 25 साल याद रखें, वैसे इतना जीता नहीं है डॉग, 15-20 साल में मर जाता है, ठीक है। तो 15-20 to 25 ईयर। पैरेट सबसे ज़्यादा है भैया, 140 ईयर्स। बहुत तरह के तोते होते हैं, हीरामन तोता होता है एक जो बोलता भी है, ठीक है, सिखाओ तो। क्रो, क्रो की उम्र होती है लगभग 15 साल। क्रोकोडाइल की उम्र होती है 60 साल। क्रोकोडाइल हॉर्स की लगभग सेम है, ठीक है।
एलिफेंट की उम्र जो होती है वो 60 to 90 ईयर्स होती है। बनियान ट्री की जो उम्र होती है लगभग 200 साल होती है, 200 ईयर्स। राइस प्लांट की जो उम्र होती है 4 to 5 मंथ होती है। ठीक है। टॉर्टोइस की जो उम्र होती है वो 150 साल होती है, 150 ईयर्स लगभग। मैंगो ट्री की उम्र जो होती है 100 ईयर्स के आसपास होती है। 5 से 8 साल बाद मैंगो ट्री जो है आम देने लगता है। ठीक है। अगर आप काटोगे नहीं या परेशान नहीं करोगे तो 100 साल तकरीबन उसकी उम्र रहती है। पीपल ट्री की उम्र सबसे ज्यादा रहती है 1100 साल। 1000 से 1100 साल पीपल की उम्र रहती है, अगर बड़ा पीपल का पेड़ है तो। ठीक है। हाउस फ्लाई की उम्र जो है कम है, ये 1 से 2 हफ्ते ही जीती है बेचारी, 1 to 2 वीक्स। रोज प्लांट कितना जीता है, ये 5 to 7 ईयर्स। बटरफ्लाई कितना जीती हैं, ये भी कम ही जीती हैं, 1 to 2 वीक्स। इनका भी एक तरीका होता है, पहले जो है एग बनता है। ठीक है। उसके बाद में कोकोन स्टेज आती है, फिर कैटरपिलर बनता है, ये अलग अलग स्टेज हैं। उसके बाद में पूरा पूरा बटरफ्लाई विकसित होता है। तो इनकी स्टेजेस में आपको बताऊंगा। ह्यूमन की जो एज होती है वो 60 to 70 मानी गई है, 60 to 70 ईयर्स। ठीक है। और बनाना ट्री जो है लगभग 25 साल जीता है, 25 ईयर्स। ठीक है। तो ये मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ इतना, बच्चों जैसी चीजें लग रही होंगी आपको ये सब, लेकिन ये याद करना जरूरी है भैया, कुछ भी पूछ सकता है। नीट है ये, नीट। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए। तो आज पहली क्लास है तो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं, यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में मैं आपको ए सेक्शन, ये लाइफ स्पैन वाला हो गया अपना पार्ट। नहीं, लाइफ स्पैन पूरा नहीं हुआ अभी। लाइफ स्पैन में ये तो एनसीईआरटी वाली चीजें, और अपन को एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन क्या होता है, एवरेज लाइफ स्पैन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा पहले मैं, फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स आएंगे अलग अलग। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये कल पढ़ेंगे हम, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।